हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज की क्लास में आप मेरे साथ जुड़े हो एक ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए जो आपको कई एक बार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए, संक्षारण अपन पढ़ते हैं, संक्षारण कहते किसे हैं, जिसे अपन इंग्लिश में रस्टिंग कहते हैं। संक्षारण के बारे में समझते हैं, संक्षारण क्या होता है। तो आप लोगों को इस क्लास को लास्ट तक देखना है ताकि आप सारे क्वेश्चन को समझ सको। आज की क्लास में मैं आपको संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले अपन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा संक्षारण होता क्या है। देखिए, जब कोई धातु या उसकी धातु की जो सतह होती है, धातु या धातु की सतह क्या करती है, धातु या धातु की सतह जब वायुमंडल में उपस्थित नमी, वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैसों से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। क्रिया करके धातु की सतह वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैसों से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। और धातु की सतह का इस तरह धीरे धीरे मेल्ट होना, खराब होना ही क्या कहलाता है, आपका संक्षारण कहलाता है। समझ में आया आपको। चलिए तो चीजों को समझते हुए और लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग लगाइए, संक्षारण कहते किसे हैं। लिखिए, धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी, क्या लिखोगे, धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी तथा, देखिए मैंने क्या कहा, धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी, वायुमंडल में जो क्या पाई जाती है, नमी, तथा गैसों से क्रिया कर लेती है। तथा किससे क्रिया कर लेती है, आप लोग बताओगे, तथा गैसों से क्रिया कर लेती है। गैसों से क्रिया कर लेती है। धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी, वायुमंडल के अंदर जो नमी पाई जाती है उससे, तथा गैसों से क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, जिससे धातु की सतह, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। आगे लिखिए, धातु की सतह का, धातु की सतह का धीरे धीरे, धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। चीजें समझ में आई। कोई धातु की सतह जब वायुमंडल में उपस्थित नमी, अब नमी भाई वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कैसे नमी पाई जाती है, तो आप लोगों को एक चीज पता होगा। जब आप मान लीजिए एक बोतल है, क्या एक बोतल है जिसको आपने फ्रीजर में से ठंडा पानी निकाला, काय में से पानी निकाला, ठंडा, फ्रिज में से। इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, आपने अभी इस बोतल को फ्रिज में से निकाला है। तो इसके अंदर जो जल भरा हुआ, इस बोतल के अंदर क्या भरा हुआ, जो जल भरा हुआ, बोतल के अंदर क्या भरा हुआ, जो जल भरा हुआ, इसके अंदर क्या भरा हुआ, जो जल भरा हुआ, वो कैसा होगा, आप लोग बताओगे, ठंडा होगा। कैसा होगा, ठंडा। जब इससे बाहर से हवा टकराती है, क्या टकराती है, इससे बाहर से हवा टकराती है इस बोतल से, तो इस बोतल का यह सतह भी कैसी होती है, ठंडी होती है। इस बोतल की सतह भी यह कैसी होती है, ठंडी। जब इससे हवा टकराती तो हवा में जो क्या पाई जाती है, नमी। यह नमी क्या हो जाती है, इससे टकरा कर ठंडी होकर क्या होने लगती है,
नीचे गिरने लगेगी तो नमी इससे ठंडी होकर कहाँ निकलेगी, नीचे। तो आप लोगों को जैसे ही पता भी होगा कि ठंडी बोतल पर ऊपर की तरफ क्या आ जाता है, पानी निकल आता है, ऊपर की तरफ क्या जम जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, आपको देखने के लिए मिलता है। वह क्या होता है, आप क्या बताओगे? वह कुछ नहीं होता, वायु में जो नमी पाई जाती है वही होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वायु में नमी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी और गैसों से क्रिया कर लेती है, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और धातु की सतह का स्तर धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, आपका संक्षारण कहलाता है। संक्षारण समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं अपन संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो जैसे आप लोगों को सभी को पता ही होगा, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो कि लोहे में जंग लगना संक्षारण का सामान्य उदाहरण है। नॉर्मल उदाहरण क्या है, लोहे में जो जंग लगना संक्षारण का क्या है, आप लोग बताओगे? सामान्य उदाहरण है। लोहे में जो जंग लगती है वह किसके कारण लगती है, तो आप लोग बताओगे संक्षारण के कारण ही उस लोहे में क्या लगती है, जंग लगती है। उदाहरण हो गया। अब इसके रासायनिक सूत्र की यदि अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रासायनिक सूत्र की, तो हेडिंग लगाइए रासायनिक सूत्र। देखिए क्या हेडिंग लगानी है अपन को, रासायनिक सूत्र। तो संक्षारण का जो रासायनिक सूत्र होता है, गैस करके लिखिए आप, संक्षारण का रासायनिक सूत्र, जो जंग का फॉर्मूला होता है, लोहे में जो जंग लगती है Fe2O3.XH2O होता है। संक्षारण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3.XH2O, या इसी फॉर्मूला जो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है, यह फॉर्मूला होता है आपका जंग का। किसका फॉर्मूला होता है, जो लोहे में जंग लग जाती है उसी का क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3.XH2O। यहाँ लिखोगे, यहाँ जो X है, X क्या है, तो आप लोग बताओगे, यहाँ X जल के अणुओं की संख्या है। यहाँ x क्या है, तो आप लोग बताओगे जल के अणुओं की संख्या है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। यह किस प्रकार से क्रिया करता है इसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो रासायनिक सूत्र होता है जंग का या संक्षारण का, तो क्या बताओगे, Fe2O3.XH2O होता है। इतनी सारी चीज समझ में आई। मैंने अभी आपको संक्षारण समझाया। संक्षारण किसे कहते हैं, धातु या धातु की सतह वायुमंडल की नमी तथा गैसों से क्रिया कर लेती है, जिससे धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और धातु की सतह का स्तर धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे बात करें, उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का सामान्य उदाहरण होता है। इसके बाद रासायनिक सूत्र की बात करें तो संक्षारण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। X क्या है, तो भाई X क्या है, यहाँ पर आपको पता है आयरन, Fe क्या है, आयरन है, O क्या है, ऑक्सीजन है, H2O क्या है, पूरा जल है, X क्या है यहाँ पे, तो X बताओ आप लोग, जल के अणुओं की संख्या को डिनोट करता है, फाइंड करता है। इसका आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका एक फटाफट। चलिए ले लिया, अगर नहीं लिया है तो इसको वॉच करके वीडियो को रोक के क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद अपनी फेयर को बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे अपन को समझना है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हेडिंग लगाओगे, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। क्या लिखोगे, प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कहने का मतलब संक्षारण की क्रिया को कौन कौन प्रभावित करता है, ऐसी क्या चीजें हैं जो संक्षारण की क्रिया को बढ़ा देती हैं या संक्षारण की क्रिया को घटा देती हैं, मतलब किन चीजों का इफेक्ट संक्षारण पर पड़ता है। तो लिखोगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। क्या लिखोगे, डैश करके, संक्षारण को प्रभावित
करने वाले कारक संचरण को प्रभावित करने वाले कारक आपके क्या हैं, निम्न हैं। सबसे पहले नंबर 1 की यदि अपन बात करते हैं संचरण को प्रभावित करने वाला कारक, तो धातु की सतह का प्रभाव। हेडिंग लगाई सबसे पहले नंबर 1 पे, धातु की सतह का प्रभाव। किसका प्रभाव, धातु की सतह का प्रभाव। देखिए कोई भी धातु है, यदि वह मेटल यानी कि धातु है, धातु की सतह धीरे धीरे गलेगी, उस पर जंग लगेगी, वही तो संचरण होता है। तो धातु की सतह का संचरण में क्या रोल होता है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है, ठीक है। तो धातु की सतह का प्रभाव डैश करके इसमें लिखिए। यदि धातु की सतह चिकनी होती है, यदि धातु की सतह चिकनी एवं समतल होती है, तो संचरण की क्रिया धीमी गति से होगी। क्या कैसी गति से होगी, धीमी गति से। लेकिन यदि धातु की सतह खुरदरी या गड्ढे नुमा किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, चिकनी नहीं होगी, तो उसमें संचरण की क्रिया तेज गति से होती है। इसका रीजन मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको पहले संपूर्ण लिखिए। यदि धातु की सतह चिकनी एवं समतल होती है, यदि क्या लिखोगे, यदि धातु की सतह चिकनी एवं समतल होती है, यदि धातु की सतह कैसी होगी, चिकनी एवं समतल होती है, तो ऐसी स्थिति में संचरण की क्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। कहने का मतलब यदि आपके जो धातु की सतह है उससे जो क्या होगी, धातु की सतह यदि चिकनी एवं समतल होगी, कैसी होगी, चिकनी एवं समतल मतलब एक जैसी होगी, चिकनी होगी, तो ऐसी स्थिति में संचरण की क्रिया जो है धीमी गति से क्या होती है, संपन्न होती है। कैसे होती है, धीमी गति से होती है। लेकिन यदि धातु की सतह खुरदरी एवं गड्ढे युक्त हो, तो यदि आगे लिखिए, लेकिन यदि धातु की सतह कैसी, खुरदरी, लेकिन यदि धातु की सतह खुरदरी एवं गड्ढे युक्त हो, कैसी हो, गड्ढे युक्त हो। गड्ढे युक्त का मतलब जिसके अंदर गड्ढे पाए जाते हो। लेकिन यदि धातु की सतह खुरदरी एवं गड्ढे युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में संचरण की क्रिया तीव्र गति से होती है। गड्ढे युक्त हो तो ऐसी स्थिति में संचरण की क्रिया, तीव्र गति से होती है। चीजें आपको समझ में आई होगी। देखिए यदि धातु की सतह चिकनी एवं समतल है, जैसे आप इस बोर्ड को ही आप क्या मान सकते हो, धातु की सतह सरफेस मानिए इस बोर्ड को, तो इस बोर्ड के अंदर यदि इससे हवा टकराएगी, इससे क्या टकराएगी, हवा, तो यह चिकनी सतह होने के कारण इस पर हवा इकट्ठा नहीं होगी, क्या होगी, हवा टकरा के तुरंत वापस लौट जाएगी। कहाँ लौट जाएगी, हवा टकरा के तुरंत वापस लौट जाएगी। इसके अलावा जब इससे वायुमंडल में उपस्थित नमी इस पर इकट्ठा होना प्रयास करेगी, वायुमंडल की नमी इस पर इकट्ठा होने का प्रयास करेगी, तो क्या इस पर वायुमंडल की नमी पानी के रूप में इस पर रुक पाएगी, थोड़ी बहुत समय के लिए रुक पाएगी। तो आप लोग बताओगे नहीं रुक पाएगी मतलब पानी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, या किसी भी कारण से इस यदि मान लीजिए यह इस तरीके से भी रखा है, तो इस पर भी जो पानी आएगा वह इससे संचरण की क्रिया कैसे, धीमी गति से, क्योंकि वह इतनी परफेक्टली क्रिया नहीं कर पाएगी ताकि धातु की सतह गल सके, क्या हो सके, गल सके। तो संचरण की क्रिया यदि संचरण की क्रिया पर प्रभाव धातु की सतह का बिल्कुल पड़ता है।
यदि धातु की सतह चिकनी एवं समतल होती है तो संचारण की क्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। कैसे? धीमी गति से। लेकिन यदि धातु की सतह खुरदरी एवं गड्ढेयुक्त हो तो उस कंडीशन में संचारण की क्रिया तीव्र गति से होती है। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर दूसरे पॉइंट की हेडिंग की बात करते हैं, वायुमंडल का प्रभाव। किसका? वायुमंडल का प्रभाव। चलिए अब देखते हैं वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तो वायुमंडल में आप लोग बताइए, वायुमंडल में ऐसी क्या चीज है जो संचारण की क्रिया को कराती है? तो आप लोग बताओ, वायुमंडल में नमी तथा गैस। वायुमंडल में नमी तथा गैस ही एक दो ऐसी चीजें जो संचारण की क्रिया को क्या करती हैं? कराती हैं। दोनों क्रिया को कराने में किसका हिस्सा रहता है? तो वायुमंडल की जो क्या होती है, जो नमी होती है और जो गैसें होती हैं उनका क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। तो वायुमंडल में यदि गैस एवं नमी की मात्रा, नमी एवं गैसों की मात्रा यदि अधिक है तो आप लोग बताओ कि गैस एवं नमी की मात्रा ज्यादा है, संचारण की क्रिया तीव्र गति से होगी। यदि वायुमंडल में गैस एवं नमी की मात्रा कम है तो उसमें संचारण की क्रिया क्या गति से होगी? धीमी गति से होगी। ठीक है, चलिए डैश करके लिखिए। यदि वायुमंडल में नमी तथा गैसों की मात्रा अधिक हो, यदि वायुमंडल में नमी तथा गैसों की मात्रा अधिक हो तो, देखिए मैंने इतनी बात कही, यदि वायुमंडल में नमी तथा गैसों की मात्रा क्या हो? अधिक हो तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया तीव्र गति से होती है। वायुमंडल में नमी एवं गैस ज्यादा होगी तो संचारण की क्रिया ज्यादा होगी। अधिक हो तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया तीव्र गति से होती है। यदि वायुमंडल में नमी एवं गैसों की मात्रा अधिक हो तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया तीव्र गति से होती है। लेकिन यदि वायुमंडल में, इसके जस्ट उल्टा कीजिए तो क्या लिखोगे आप? लेकिन यदि वायुमंडल में नमी तथा गैस की मात्रा कम हो तो संचारण की क्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। कैसी गति से होती है? आप लोग बताओ। धीमी गति से होती है। कितनी हेडिंग लिखी अभी तक हमने? 2। धातु की सतह का क्या प्रभाव पड़ता है और वायुमंडल का क्या प्रभाव है? वायुमंडल में यदि गैस एवं नमी की मात्रा ज्यादा है तो संचारण की क्रिया तीव्र गति से, और लेकिन यदि वायुमंडल में नमी एवं गैस की मात्रा कम है तो संचारण की क्रिया धीमी गति से। कितने पॉइंट हो गए? 2। अब नंबर 3 की बात करते हैं। तो धातु की शुद्धता का प्रभाव, क्या हेडिंग बनाओगे? धातु की शुद्धता का प्रभाव। कहने का मतलब जो धातु है जिसमें संचारण की क्रिया हो रही है वह कितनी शुद्ध है, उसके अंदर यदि कोई अशुद्धि तो नहीं मिली है, उसके अंदर क्या नहीं मिली है? अशुद्धि तो नहीं मिली है। यदि उसमें अशुद्धि मिली होगी तो संचारण की क्रिया तीव्र गति से होगी भाई। और यदि वह जितनी शुद्ध है, मतलब जितनी वह प्योर है, तो संचारण की क्रिया धीमी गति से होगी। इसमें शुद्ध और अशुद्ध के में क्या लिखना है? धातु की शुद्धता के प्रभाव में, यदि कोई धातु पूर्णतः या पूरी तरह शुद्ध होती है तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया धीमी गति से होती है। यदि कोई धातु
पूर्णतः या इसी को आप क्या लिखोगे, पूर्णतः या पूरी तरह शुद्ध होती है। यदि कोई धातु की सतह पूर्णतः या पूरी तरह क्या होती है, शुद्ध होती है, तो संक्षारण की क्रिया कैसे होगी, धीमी गति से होती है। तो संचारण की क्रिया धीमी गति से होती है। तो संचालन की क्रिया कैसे होती है, यदि धातु की तरह पूर्णतः या पूरी तरह शुद्ध होती है, तो ऐसी स्थिति में संचालन की क्रिया कैसे होती है, धीमी गति से होती है। तो ऐसी स्थिति में संचालन की क्रिया धीमी गति से होती है। आगे लिखोगे, लेकिन यदि धातु अशुद्ध हो, लेकिन यदि धातु कैसी हो, अशुद्ध, पूरी तरह शुद्ध नहीं हो। तो लिखिए आगे, लेकिन यदि धातु की सतह, लेकिन यदि धातु, ऐसे लिखिए, लेकिन यदि धातु अशुद्ध हो तो ऐसी स्थिति में संक्षारण की क्रिया तीव्र गति से होती है। इतनी चीज आपको समझ में आई। यदि धातु की सतह पूरी तरह शुद्ध है, यदि धातु क्या है, पूर्णतः या पूरी तरह शुद्ध है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, तो उस कंडीशन में संचारण की क्रिया जो होती है तीव्र गति से होती है, मतलब उस स्थिति में संचारण की क्रिया धीमी गति से होती है। लेकिन यदि धातु अशुद्ध है, कहने का मतलब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है, मतलब अशुद्धियां मिली हुई हैं उस धातु के अंदर, तो उसके अंदर संचालन की क्रिया जो है तीव्र गति से होती है। कितनी हेडिंग पढ़ी अभी तक अपन ने, 3। कितनी हेडिंग पढ़ ली, 3। नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं तो तापमान, क्या बात करते हैं, तापमान का प्रभाव, जो टेम्परेचर होता है। तो हेडिंग लगाइए, तापमान का प्रभाव। क्या हेडिंग लगाइए, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, क्या पढ़ना है, तापमान का प्रभाव। कहने का मतलब संचालन की क्रिया पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ऐसी कुछ क्या होती हैं, आप लोगों को याद रखना है, जो संचरण होता है, क्या होता है, तापमान के प्रभाव यदि संचालन की यदि अपन बात करते हैं, तो तापमान के प्रभाव की यदि अपन बात करें, तो तापमान का जो प्रभाव होता है क्या पड़ता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर। तो क्या बताओगे, यदि किसी धातु के आसपास का तापमान, यदि कोई भी एक धातु उसके आसपास का तापमान एक समान हो, तो ऐसी स्थिति में संचालन अधिक होगा। ऐसी स्थिति में संचालन क्या होगा, अधिक होगा। तो लिखिए, यदि किसी धातु के आसपास का तापमान एक समान हो, कैसे हो, यदि किसी धातु के आसपास का तापमान एक समान हो, तो ऐसी स्थिति में जो संचारण की क्रिया है, तो ऐसी स्थिति में संचारण की क्रिया या तो ऐसी स्थिति में संचारण जो है अधिक होगा। ऐसे डायरेक्ट लिखिए, सीधे लंबा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संचारण क्या होगा, अधिक होगा। कहने का मतलब, यदि किसी धातु के आसपास का तापमान, कोई एक धातु रखी है, उसके जो नॉर्मल आसपास का तापमान है यदि एक समान रहता है, एक समान का मतलब लगभग काफी लंबे समय तक एक समान ही है, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगातार एक समान तापमान बना रहेगा, तो ऐसी स्थिति में संचारण क्या होगा, अधिक होगा। कैसे होगा, संचारण अधिक होगा। यदि धातु के आसपास का तापमान कम या ज्यादा कर दिया जाए, यदि क्या लिखोगे, यदि धातु के आसपास का तापमान, यदि
धातु के आसपास का तापमान कम या ज्यादा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कम या ज्यादा कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संचालन धीमी गति से होगा। यदि किसी धातु के आसपास का तापमान कम या ज्यादा कर दिया जाए, कम या ज्यादा कर दिया जाए, तो संचालन धीमी गति से होगा। तो संचालन जो है कैसे होगा, धीमी गति से, यही पर लिख देता हूं होगा। आप लोग बताओ कितनी आड़ी पड़ी अपन ने संचालन को प्रभावित करने वाले कारक 4। द्वारा एक बार रिवाइज करते हैं पूरी क्रियाओं को। देखिए धातु की सतह का प्रभाव, यदि धातु की सतह समतल एवं चिकनी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, धातु का संचालन क्रिया धीमी गति से, यदि खुरदरी है तो संचालन क्रिया तीव्र गति से। वायुमंडल का प्रभाव, वायुमंडल में गैस एवं नमी की ज्यादा मात्रा है तो संचालन की क्रिया तीव्र गति से, यदि गैस एवं नमी की मात्रा कम है वायुमंडल में तो संचालन क्रिया धीमी गति से। धातु की शुद्धता का प्रभाव, धातु यदि पूरी तरह शुद्ध है या पूर्णतः शुद्ध है तो उसमें संचालन की क्रिया धीमी गति से, यदि धातु अशुद्ध है तो संचालन की क्रिया तीव्र गति से। तापमान का प्रभाव, यदि धातु के आसपास का तापमान यदि एक समान रहता है तो उसमें संचालन की क्रिया अधिक होगा, संचालन अधिक होगा। यदि धातु के आसपास का तापमान कम या ज्यादा कर दिया जाए तो इसके क्या होगा, तो आपके जो क्या है संचालन की क्रिया कैसे होगी, धातु के तापमान कम या ज्यादा कर दिया जाए तो संचालन धीमी गति से होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं, काफी लंबी क्लास हो जाएगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे संचालन को प्रभावित करने वाले कारक तो समझ लीजिए, संचालन से किस प्रकार बचा जा सकता है और इसी के साथ संचालन का जो रासायनिक सिद्धांत होता है उन सारी चीजों को कवर कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। इसका एक मेरे हटते हुए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी केयर को बना सको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।